हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम शुरू करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट जो कि है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो इससे पहले वीडियो में हमने बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सारी यूनिट्स कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम शुरू करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो है वो पेपर का नाम है एम्ब्रियोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही पता है कि एम्ब्रियोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ एम्ब्रियोलॉजी? तो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो और लॉजी दो टर्म से मिलकर बना है एम्ब्रियो और लॉजी। इसमें क्या पढ़ना है हमने? द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो का जो अध्ययन है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। और साइटोजेनेटिक्स, तो ये साइटोजेनेटिक्स साइटोलॉजी से बना है। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। सेल की जो स्टडी करते हैं हम वो किसके अंदर आती है? साइटोलॉजी के अंदर। तो इसमें क्या पढ़ना है? साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स जो टर्म है वो किससे मिलकर बना है? साइटोलॉजी से। तो साइटोलॉजी में भी जो सेल है उसमें हमने किसके बारे में पढ़ना है? साइटोजेनेटिक्स। जो सेल है उसमें सेल के अंदर भी हमने किसके बारे में पढ़ना है? जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमने किसके बारे में पढ़ना है? एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है? जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारी पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने इसमें पढ़ना है कि जो प्लांट्स है उसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे कैसे होता है। तो इसे समझने से पहले हम एक कंप्लीट फ्लावर का जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो कंप्लीट फ्लावर होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है एक कंप्लीट फ्लावर का। तो इसमें जो पार्ट्स है वो क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो इसमें जो सबसे जो फ्लावर होता है, ठीक है, ये हमने जो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन है ये हमने 12th में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो स्ट्रक्चर है, जो एक कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो जो एक फ्लावर होता है उसमें जो सबसे बाहर होता है जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेपल। सेपल्स कहते हैं उसको, जो क्या होता है? ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है। और जो सेपल्स होते हैं, ठीक है, और इसके जो घेरा होता है, होल्स ऑफ द सेपल क्या कहलाते हैं? कैलेक्स। ठीक है, होल्स ऑफ द सेपल्स क्या कहलाते हैं? कैलेक्स कहलाते हैं। ठीक है, जो सेपल्स का क्या कह सकते हैं हम? सेपल्स का जो घेरा होता है उन्हें क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है पेटल्स। जो पेटल होता है वो क्या होता है? ये पंखुड़ियाँ, जिसे क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ जो क्या होती है? कलरफुल होती है, उसे क्या कहते हैं? हम पेटल कहते हैं। और होल्स ऑफ द पेटल क्या कहलाते हैं? कोरोला। जो पेटल्स का जो घेरा होता है उसे क्या कहते हैं हम? कोरोला कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए जो फ्लावर के जो बाहर के पार्ट हो गए, ये सेपल और पेटल, जिसे क्या कहते हैं हम? कैलेक्स और कोरोला। ठीक है, इतना समझ में आया। और इसके जो क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसे कहते हैं हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, आप देखते हैं एंड्रोशियम में क्या क्या आता है और गाइनोशियम में क्या क्या आता है। ठीक, तो जो ये सबसे इसके जो ये निकले हुए होते हैं ये होते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, और इसके जो यहाँ पे जो ऊपर में लगा होता है ये होता है एंथर, इसे कहते हैं एंथर। और इसके नीचे जो होता है ये होता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं? स्टैमन या एंड्रोशियम कहलाते हैं, जो कि क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। किसके? प्लांट के। जो प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? एंथर और फिलामेंट, जिसे क्या कहते हैं? एंड्रोशियम या स्टैमन भी कहते हैं। ठीक है, अब होता है जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? इसमें क्या होता है? सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, उसके बाद होता है स्टाइल और सबसे नीचे होती है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर भी क्या होता है? फिर एग बनता है। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इन तीनों को मिलकर क्या कहलाता है? ये गाइनोशियम कहलाता है। ठीक है, गाइनोशियम या स्टेप पिस्टिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो फ्लावर का जनरल सा स्ट्रक्चर। इसके क्या 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 पार्ट होते हैं? सबसे बाहर होता है सेपल, उसके बाद होता है पेटल, इसके फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जो एंड्रोशियम होता है उसमें होता है एंथर, ये होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या कहलाते हैं? इस जो एंथर और फिलामेंट वाला जो पूरा पार्ट है इसे क्या कहते हैं हम? स्टेमन या एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है,
दूसरा होता है इसमें गाइनोशियम। तो गाइनोशियम पूरा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और क्या होती है, ओवरी होती है। ठीक, तो इतना समझ में आया। अब हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि जो एंड्रोशियम होता है वो कैसे होता है और जो गाइनोशियम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि एंड्रोशियम जिसे क्या कहते हैं, स्टेमन भी कहते हैं। स्टेमन में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो फिलामेंट होते हैं, जो ये लोब्स होते हैं, इन्हें कहते हैं एंथर। उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट ये क्या कहलाता है, स्टेमन या एंड्रोशियम कहलाता है। ठीक है, ये है एक एंथर का पार्ट। ठीक है, एंथर में जो लोब होते हैं, ठीक, ये एंथर है पूरा, ये एंथर है। इसमें जो लोब होते हैं, ठीक है, ये जो लोब हैं इसको क्या कहते हैं, पोलन सैक कहते हैं। पोलन सैक या इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक है, इसमें किसका निर्माण होता है, पोलन या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम देखते हैं कि जब हम एंथर का क्या करते हैं, टीएस काटते हैं तो एंथर कैसा दिखता है। ठीक है, जब किसी एंथर का टीएस काटते हैं तो उसमें क्या क्या हमें स्ट्रक्चर दिखते हैं, कैसे कैसे लेयर्स होती हैं। तो एंथर में सबसे पहले जब एंथर का टीएस लेते हैं तो सबसे पहले लेयर होती है उसमें एपिडर्मिस। सेकंड लेयर होती है इसमें एंडोथीसियम। उसके नीचे होती है मिडिल लेयर। ठीक है, उसके ये बीच में जो दिख रहा है ये होता है वॉस्कुलर स्टैंड। एंथर के जो लोब्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं, उसको जो जोड़ता है, उसके बीच का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हम कनेक्टिव। ये जो लोब्स होते हैं, चार लोब्स होते हैं, ये चार यहाँ पे जो बने होते हैं, इसके जो बाहरी जो परत होती है ये होती है टैपिटम। जो टैपिटम होती है ये क्या करती है, जो पॉलन बनते हैं, जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, उनको क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, जो टैपिटम होती है। ठीक है, टैपिटम की जो अंदर होती है वो होती है माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स। ये माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स क्या करती है, ये माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करती है, मतलब पोलेंस का निर्माण, पोलन ग्रेन का निर्माण करती है। और टैपिटम होती है जो ये पोलन को क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो इतना स्ट्रक्चर समझ में आया कि टीएस, एंथर का टीएस कैसा होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि एंथर क्या होता है और इसकी टीएस की जो संरचना है वो कैसे होती है। पुष्प वाले पौधों में स्टेमन का वह भाग जो पराग यानी कि पोलन को पैदा करता है और उसमें पराग कण, पोलन ग्रेन होते हैं, उस भाग को क्या कहते हैं, एंथर या क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। किसी फ्लावर में जो स्टेमन होता है, स्टेमन का वह भाग जो क्या करता है, पोलन को क्या करता है, उत्पन्न करता है, पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं हम, एंथर या पराग कोश कहते हैं। ठीक है, तो पराग कोश की संरचना देख लेते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो पराग कोश में दो लोब्स होते हैं जो एक संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं। जो एंथर होता है उसमें क्या होता है, दो लोब होते हैं, पर किसी किसी एंथर में एक लोब भी हो सकता है। ठीक है, तो जो एंथर होता है, जो एंथर होता है जिसमें दो लोब होते हैं, तो इन लोब्स को बीच में जोड़ने का कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, कनेक्टिव कहते हैं। प्रत्येक लोब में दो पराग कक्ष होते हैं। पराग कणों से भरे प्रत्येक कक्ष को माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है और इसलिए इन कक्षों को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है। पराग कक्षों को कुल मिलाकर 4 परतें घेरती है जो कि निम्नलिखित हैं। जो पोलन सैक होते हैं उनमें क्या होती है, 4 लेयर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इन लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लेयर हैं जो क्या करती है, पोलन सैक को घेरे रहती है। तो सबसे पहली है एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे बाहरी परत होती है और क्या होती है, गाढ़े रेशेदार पदार्थ की ये बनी होती है और इसका कार्य पराग कोश जो एंथर होते हैं इसकी जो रक्षा करना होता है। ठीक है, जो पराग कोश की रक्षा करती है, जो एंथर्स की रक्षा करती है, वो कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है वो होती है एंडोथीसियम। यह लंबी कोशिकाओं की एक परत है जो थैली के चारों ओर पैकेटिन और लिग्निन रेशेदार गाढ़ेपन के साथ सेल्यूलोज विकसित करती है, जो इसे एक साथ रखती है और इसे विभाजित होने या फटने से रोकती है। क्या करती है, सेल्यूलोज को विकसित करती है। ठीक है, जो एंडोथीसियम जो परत होती है क्या करती है, जो सेल्यूलोज होता है उसे क्या करती है, विकसित करती है और इसको क्या करती है, फटने से रोकती है कि पोलन सैक है जो एंथर है वो फटे ना, तो इसको क्या करती है, ये
फटने से रोकती है। ठीक है, एंडोथीसियम की जो नीचे जो परत होती है वो होती है मध्य परत या मिडिल लेयर। मध्य परत 3 से 4 परतों की एक पतली दीवार वाली कोशिका होती है जो एंडोथीसियम के नीचे स्थित होती है, जो क्या करते हैं, पोलन उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए माइक्रोस्पोर को पोषण देती है। जो पोलन होते हैं उनको क्या करती है, पोषण देती है। ठीक है, लास्ट लेयर है इसमें टैपिटम। तो टैपिटम का कार्य मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि इसमें जो टैपिटम होती है वो किसके नीचे ही होती है, मिडिल लेयर के नीचे होती है और सबसे भीतरी परत होती है। ये क्या होती है, एंथर के निकट जो परत होती है ये टैपिटम होती है। और ये क्या करती है, जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, उनको क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, जो टैपिटम होती है पराग कणों या क्या कहते हैं हम, पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जो एंथर है उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है। उसका टीएस देख लिया हमने, उसका स्ट्रक्चर देख लिया कैसे होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।